इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षणेक नहीं आपाक होते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। नमस्कार साथियों, एक बार पुनः मैं ऋचा सिंह आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ चर्चित चेहरा कार्यक्रम में एक नए चेहरे के साथ। आज मैं आपको जिनसे मिलवाने वाली हूँ वो अपने आप में किसी पहचान के मोहताज नहीं है। सतना जिले में बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, साथ ही साथ एक ऐतिहासिक कार्य जो उन्होंने किया है, माउंट एवरेस्ट पे चढ़कर हमारे भारत का राष्ट्रगान जनगण मन गाने का श्रेय जिन्हें जाता है। हमारे साथ उपस्थित हैं रत्नेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत करती हूं सर आपका। हमारे साथ जुड़े हुए हैं रत्नेश पांडे जी और उनसे आज हम सभी बहुत सारी चीज़ें जानने वाले हैं, बहुत सारी बातें करने वाले हैं और मुझे लगता है कि हम सभी कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। और रत्नेश पांडे जी जिस तरीके से सतना जिले या मध्य प्रदेश के लिए कार्य कर रहे हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है जिसके विषय में हम सभी को जानना भी चाहिए और उनसे सीखना भी चाहिए। सर, मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी, क्या आपने शुरुआती जीवन में भी ऐसा कुछ सोचा था करने का? मतलब खेलों के प्रति हमेशा रुझान रहा है जी। और बचपन से एक अच्छा खिलाड़ी रहा हूँ। वॉलीबॉल खेला है, कराटे खेला है, चेस खेला है, मगर माउंटेनियरिंग का एम भी मुझे नहीं पता था। इसलिए बड़े हल्के फुल्के अंदाज में कई बार कहता हूँ कि माउंटेनियरिंग की पूरी कृपा एम से माउंटेनियरिंग है, एम से मेरे महादेव हैं, एम से महाकाल हैं। तो महाकाल महादेव की प्रेरणा थी, महाशिवरात्रि के दिन ये प्रसाद मिला, जिसके बाद से मेरी माउंटेनियरिंग की जर्नी शुरू हुई। सर, जब आपकी एज थी, मतलब मैं कहूँ जब आप 20-21 साल की एज में थे, तब आपके दिमाग में एक ख्याल था? क्योंकि मैं जितना समझ पा रही हूँ एक 20-21 साल की उम्र या 25 साल तक की उम्र में लोग कैरियर, पढ़ाई, फ्यूचर इस पे प्लान करते हैं, फिर माउंट एवरेस्ट के साइड जाना और साथ ही साथ पूरे मध्य प्रदेश के लिए कार्य करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इस विषय पर बताएं सर। नो डाउट यंगस्टर्स के लिए हमेशा एक टारगेट होता है और हमारा एक प्रोटोटाइप चलता है कि स्कूलिंग कर लो, फिर कॉलेज कर लो, लड़के होंगे तो नौकरी की आपाधापी में भागेंगे लाइन लगा के, लड़कियां होंगी तो बस एक सुंदर बढ़िया सुशील लड़का देखना है, यहाँ से थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। बट अगर आप रियलिटी में देखेंगे तो लाइफ बहुत अलग है। तो चूँकि हम भी समाज का, इस सोसाइटी का हिस्सा है, वही मध्यम वर्गीय परिवार से हम भी बिलोंग करते हैं। एक सामान्य ब्राह्मण घर में पैदा होने में ही होता है कि भैया पढ़ाई लिखाई हो गई, अब नौकरी पानी कर लिया तब घर चली, नहीं तो सुंदर लड़कियों ना मिली। सबसे बड़ा सवाल ये होता है। तो अपना स्कूलिंग मेरी पूरी सतना से ही हुई। सतना से स्कूलिंग के बाद हायर स्टडीज़ के लिए इंदौर गया। उसके बाद मैंने कॉर्पोरेट्स में जॉब करना शुरू किया। शुरुआत के दिन जब मैं याद करता हूँ तो मुझे याद आता है मैंने आइडिया का काम किया था। आइडिया में एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव के तौर पे हमें जॉब दी गई थी। अच्छा, सेल्समैन सुनने में कुछ लोगों को ऑड लगता था ना, तो हम लोगों को सेल्स एग्जीक्यूटिव बना दिया गया था, मगर अल्टीमेटली काम वही था कि आपको सिम कार्ड बेचना है। और उसके बाद वहाँ से करियर आगे बढ़ते हुए कुछ दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों में मैंने काम किया, जिसमें से दुनिया के सबसे बेस्ट BPOs में से एक जेनपैक्ट है, इन्फोसिस है, जिंदल ग्रुप के साथ मैंने काम किया है, सतना का ही जो बिरला कॉरपोरेशन है इसके साथ एज एक मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम पे था मैं। और लास्टली टेली परफॉर्मेंस एयरटेल ग्रुप के साथ मैंने एक लंबा समय बिताया और एक प्रबंधक के तौर पे मेरा ये पूरा जर्नी रहा है। तो लगभग 7-7.5 साल मैंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड को दिया, जो सिक्योर वर्ल्ड हम बोलते हैं, कि जिसके बाद एक आपकी लाइफ सेट मानी जाती है कि आपने पढ़ाई लिखाई कर ली है, नाउ आपकी लाइफ अब सेट है। और ऐसा कुछ था नहीं कि कुछ अलग करना है, लेकिन कहते हैं ना कि वो आग हमेशा ना आपके अंदर होती है। और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति के अंदर एक आग होती है, आपके अंदर एक आग होगी, आपके अंदर एक आग होगी, मगर आग जब तक अंदर है ना तब तक उसका मतलब नहीं है। जब तक कि वो चिंगारी ज्वालामुखी बन के फटे नहीं, जब तक कि उसको पाने की आपके अंदर चाहत नहीं होगी, ललक नहीं होगी, आप सब कुछ छोड़ के, अपना कंफर्ट लेवल छोड़ के, जब तक आप उसे पाने के लिए झपट्टा नहीं मारेंगे ना, कोशिश नहीं करेंगे, लड़ेंगे नहीं, तब तक आपको नहीं मिलेगी। मेरे साथ भी ऐसा ही था कि कॉर्पोरेट लाइफ कंफर्टेबल लाइफ थी। मैंने फिर ये प्लान किया कि अपना कंफर्टेबल लाइफ मुझे छोड़ना है और छोड़ के एक नया जीवन, नई शुरुआत करनी है। तो उस दिशा में निकले और आज
एक सक्सेसफुल माउंटेनियर के तौर पे आपके बीच बैठे हुए हैं। जैसा कि मैं समझ पा रही हूँ सर कि आपका वेल सेटल्ड पूरा प्री प्लान या प्रॉपर अच्छा सेटलमेंट था, सेटल थी आपकी लाइफ, कॉरपोरेट सेक्टर पे जॉब करना, फिर सडन आपने सब छोड़ा, माउंटेनियर के साइड गए। परिवार का कितना सहयोग रहा? परिवार का क्या, नाउ आई एम 37 साल का लड़का, आज भी कहते हैं ना परिवार के बिना तो कुछ होता ही नहीं है। हाँ। आज भी मैं यही कहूँगा कि मेरे माता पिता का ही पूरा सहयोग है, उनका ही आशीर्वाद है, उनका ही सब कुछ है। कहते हैं ना तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा वाली बात, तो माता पिता का ही सदैव आशीर्वाद रहा है हर पल। और 2018 में मेरी शादी हुई तो उसके बाद से मेरी धर्मपत्नी भी, जो हम अर्धांगिनी वाली बात कहते हैं कि ठीक है जैसा है आपके जो डिसीजन है उसमें साथ में है। तो फैमिली का एक बहुत अहम रोल होता है हर किसी के लाइफ में। और ज़रूर मैं व्यूवर्स को ही बोलना चाहता हूँ कि यदि आपके फैमिली में कोई आपका बच्चा है या भाई है या कोई भी ऐसा आपकी कोई बहन है, कोई वो कुछ अच्छा करना चाहती है, अलग करना चाहती है, तो थोड़ा सा उसे ब्रीदिंग स्पेस दें, उसको करने दें जो करना चाहते हैं। दो ही चीज़ होगी, या तो जीतेगी, या तो सक्सेस पाएगी, या तो सीखेगी। और जो सीखेगी ना वो भी आने वाले जीवन पे बहुत काम आएगा। और अगर जीतेगी तब तो आपका, आपके कुल का, आपके पूरे देश का, समाज का नाम रोशन करेगी, फिर चाहे वो लड़की हो या लड़का। बहुत बड़ी बात बोली सर आपने। अगर परिवार का सपोर्ट मिले तो मुझे लगता है कि आधी से ज़्यादा आबादी अपनी स्किल पे काम करने लग जाए। ये जो ट्रेडिशनल वे चल रहा है, किताबी ज्ञान रटो और परसेंटेज लाओ, इससे बढ़कर और भी चीज़ें होती हैं। पर जब आप इस सेक्टर में थे, आप 24-25 साल तक जॉब किए, उसके बाद आपने छोड़ा, फिर दिमाग में ये आपके जॉब करते टाइम ही आ गया था कि मुझे माउंट एवरेस्ट चढ़ना है? नहीं, मैं कई बार कई अन्य मंचों से भी बताया हूँ, आज वापस आपसे भी साझा करता हूँ कि मतलब लोगों के दिल दिमाग में वो होता है ना, मुझे एवरेस्ट जाना है, पहाड़ चढ़ना है। जी जी। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था। हाँ। अच्छा खासा कंफर्टेबल लाइफ था, एसी केबिन था, बैठ के फेसबुक चलाओ, मैगी खा लो, अपना कंप्यूटर में देखो, मूवीज़ देख लो। यही होता है कि अब एक बार आप एक मैनेजर लेवल पे हो गए, अब आपके नीचे की डाउनलाइन काम करेगी, आपको मात्र रिपोर्टिंग लेना है। लेकिन दिल में बार बार था कि मैं बहुत अपने एक कंफर्ट जोन पे आ गया हूँ, मैं अपने इस कंफर्ट जोन से निकलना है, क्या करें क्या ना करें। अच्छा, इस दौरान ये हुआ कि महाशिवरात्रि में 2013 में हम भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए उज्जैन गए। तब तक मैं इंदौर में ही कार्यरत था, तो मैं उज्जैन दर्शन करने के लिए गए। मैं अपना एक मित्र छतरपुर के हैं, मनीष अग्रवाल, हम दोनों गए। उस दिन हमारा व्रत भी था, शिव जी के दर्शन करे, बाहर निकले, कुछ हम अपना व्रत खोल रहे थे, कुछ खा रहे थे। तो खाते हुए जनरल दोस्तों में जैसे चर्चाएं होती हैं, जैसे आप हम बात कर रहे हैं, हमने बात करी कि इस बार यहाँ दर्शन हो गए हैं, अब कहाँ करने हैं। उसने मुझसे पूछा। अच्छा, चूँकि हम तब तक विदेश गए नहीं थे, पासपोर्ट बना नहीं था, और बड़ा मन था कि जाएँ विदेश घूम के आएँ, क्या करें। तो अचानक से ख्याल आया कि यार अपन ऐसा क्यों नहीं करें, अपन नेपाल चलें, विदेश का विदेश हो जाएगा, पासपोर्ट भी नहीं लगेगा, ज़्यादा पैसा रुपया खर्चा भी नहीं होना है। हाँ। और थोड़ा पहाड़ी क्षेत्र है, थोड़ा ऊंचाई वाला एरिया है, वो घूम लेंगे और भोले बाबा के दर्शन हो जाएंगे। तो एक और खाते हुए उसने बोला कि अगर पशुपतिनाथ जाना है तो क्यों ना अपन थोड़ा और ऊपर चलें। मैंने बोला कहाँ जाना है? तो बोला कैलाश मानसरोवर। मैंने बोला ये आइडिया भी अच्छा है, यहाँ भी जा सकते हैं। तो एक और खाते हुए मेरे दिमाग में आया, मैंने बोला भाई अगर ऊपर ही जाना है तो क्यों ना माउंट एवरेस्ट चलें। तो उसका कौर ऐसे खाते हुए रुक गया, उसने बुंदेली में बोला कि जो हमारे साथ मजाक नहीं करो आप। तो हमने उसको बोला कि हम जो मजाक नहीं कर रहे, हम सच बोल रहे हैं। तो उस पॉइंट में हम दोनों ने तय किया कि अब ये माउंट एवरेस्ट जाना है। हाँ। मुझे माउंटेनियरिंग की प्रेरणा महाकाल महादेव से मिली। तो उसके बाद ये भाव था कि अगर मध्य प्रदेश के गठन को 6 दशक हो गए हैं, कोई आज तक एवरेस्ट नहीं गया है, कोई ऐसा नीति नहीं बनी है मध्य प्रदेश में, तो क्यों ना इसकी शुरुआत करें। फिर मैंने जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पर्वतारोहण संस्थानों में से एक जो भारत में है, अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण संस्थान, मैंने वहाँ जाके अपनी पर्वतारोहण की ट्रेनिंग करी। कई चरणबद्ध तरीके से कई कोर्सेज होते हैं, बेसिक कोर्स होता है, एडवांस कोर्स होता है, मास्टर्स कोर्स होता है। वो सभी कोर्सेज मैंने ए ग्रेड से कंप्लीट किए। साथ में ए ग्रेड मतलब उसमें टॉप ग्रेड माना जाता है। और कुछ पर्वत शिखरों पे भी सफलतापूर्वक आरोहण किया। अच्छा, जब तक ये कर रहा था तब तक मेरे दिमाग में था कि अच्छा ठीक है, ट्रेनिंग ले लिए हैं, 1-2 लाख रुपए लगेगा, एवरेस्ट चढ़ जाएंगे। ट्रेनिंग के दौरान मालूम पड़ा कि एवरेस्ट चढ़ने के लिए एक बड़ा आपके पास में पॉकेट भी होना चाहिए, आर्थिक एक आपका बटुआ बहुत मजबूत होना चाहिए, क्योंकि एवरेस्ट चढ़ने में 25 से 30 लाख का औसतन खर्चा आता है एक व्यक्ति का। तो लेकिन चूँकि कहते हैं ना कि जब कदम बढ़ा दिया था तो फिर बैकफुट में आने की बात ही नहीं। तो फिर मैंने ये स्ट्रैटेजी अपनाई कि फिर अपने काम इतने ऊपर कर दो
कि सरकार आपको सपोर्ट करे आपके कार्यों को देख के। तब तक जब मैंने अपनी सब ट्रेनिंग कर ली, सब क्लाइंबिंग किया, फिर आके मैंने मध्य प्रदेश सरकार के समक्ष यह प्रस्ताव रखा कि मैं चाहता हूँ कि आज तक मध्य प्रदेश का झंडा एवरेस्ट के शिखर पे नहीं लगा, मैं मध्य प्रदेश का झंडा, अपने देश का झंडा एवरेस्ट के शिखर पे लगाना चाहता हूँ। तभी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी थे, उन्होंने मेरे उस भाव को समझा और इसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा योगदान अभी जो करंट मुख्य सचिव हैं श्री इकबाल सिंह बेंस, ये उनका बहुत बड़ा आर्थिक सहयोग रहा है। उन्होंने हंसते हुए एक बार बोला था, चूँकि जब मैं अपनी फ़ाइलों के लिए भटक रहा था तो एक दिन वल्लभ भवन में गया तो उन्होंने पंजाबी में बोला कि ओए मुंडिया नू एवरेस्ट चढ़ना है और ये वल्लभ भवन की सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, और चढ़ाओ इसे, एवरेस्ट चढ़ाओ, वल्लभ भवन चढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से इन लोगों का सहयोग था। कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा अहम रोल प्ले किया। तो मतलब ये वो लीडरशिप थी जिन्होंने मध्य प्रदेश में पर्वतारोहण की आधिकारिक नींव रखी। 2015 में पहली बार मैं एवरेस्ट चढ़ने के लिए गया, लेकिन 25 अप्रैल को नेपाल में भूकंप आ गया। वो भूकंप इतना विनाशकारी था कि काठमांडू और बाकी जगह जो लाखों जाने गई, ये तो आपको मालूम है। माउंट एवरेस्ट में मेरे साथ के 21 पर्वतारोहियों की जान चली गई। सैकड़ों वहाँ पे मौजूद पर्वतारोही और जो सपोर्ट स्टाफ था वो वहाँ पे घायल हो गया। 3 दिन तक हमारे अते पते नहीं थे। हम लोग 23,000 फीट में अटके हुए थे। ये भी भरोसा नहीं था कि कभी जिंदा वापस जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे। 2 पैकेट मैगी के बचे हुए थे, कुछ एक दिन पुराना चावल बचा हुआ था। बस दिल में वो कहते हैं ऑल इज़ वेल वाली बात थी कि चलो जो होगा अच्छा होगा। तो बार बार एक ही बात हम लोग कहते थे कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। तो 3 दिन बाद फिर हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करके हमें नीचे लाया गया। उसके बाद फिर हम वापस अपने अपने घर पहुँचे सभी क्लाइंबर्स। तो जैसे मैं समझ पा रही हूँ जितना कि स्ट्रगल तो बहुत था, संघर्ष बहुत था, दृढ़ इच्छा शक्ति और हमारी विल पावर बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। क्या फिज़िकल फिट होना भी ज़रूरी है? मतलब मैं अगर ऐसा समझूँ आपकी बातों का, मैं आपकी बातों से ऐसे समझूँ कि लाइक कोई पर्सन है जो स्पोर्ट्स खेलता है, उसको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा एवरेस्ट पे चढ़ने का, या विल पावर ज़्यादा सपोर्ट करती है हमें एवरेस्ट तक चढ़ने में? सबसे पहले तो हमें बात समझना बहुत ज़रूरी है कि शारीरिक मजबूती सबके लिए ज़रूरी है। अगर आप फिज़िकली फिट हैं तो आज की डेट में लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो गई है। आप देख रहे हैं पोस्ट कोविड बहुत सारी नई नई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चीज़ें हो रही हैं लोगों के साथ। तो यदि आप फिज़िकली फिट हैं तो नो डाउट उसका आपको 100% एडवांटेज मिलेगा। और ये सबसे बेसिक क्राइटेरिया है क्लाइंबिंग करने का। आपको फिज़िकली तो फिट होना ही है। रही बात दृढ़ इच्छा शक्ति की या संकल्प की, तो 100% जो एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं इसमें आपको जो आपका फिज़िकल स्ट्रेंथ है वो तो 100% चाहिए, साथ में मेंटल स्ट्रेंथ भी 100% चाहिए, ताकि जब वो ऑड सिचुएशन आप देखते हैं कि अगर हवा का तेज़ झोंका आपके चेहरे में लग रहा है, बर्फ़ आपके चेहरे में टकरा रही है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की हवाएं हैं, पारा -40 -50 है कि अगर आपने आपका दस्ताना हटाया तो कुछ सेकंड देखते देखते आपको आपकी उंगलियों का रंग बदलता दिखेगा। आपको ऐसी खड़ी चढ़ाई चढ़नी है, 29,000 फीट चढ़ना है, ऑक्सीजन ना के बराबर है ही नहीं। इतनी विषम परिस्थितियों में यदि आप फिज़िकली फिट नहीं हैं और उससे ज़्यादा यदि आप मेंटली फिट नहीं हैं, मेंटली स्ट्रांग नहीं हैं, वो ऑल इज़ वेल वाला जो एटीट्यूड नहीं है, नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड नहीं है, जब तक आप ये नहीं सोचते हैं कि जिन्होंने हम पहले किया वो भी इंसान ही थे और अगर मैं नहीं कर पाऊँगा तो मुझे नहीं लगता कोई और कर पाएगा, जब तक आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तब तक शायद एवरेस्ट आप क्लाइंब नहीं कर पाएंगे। और मैं सबसे बार बार ये कहता भी हूँ कि मेरे लिए हमेशा मेरा एवरेस्ट एक माउंटेन है। आपके लाइफ का एवरेस्ट पत्रकारिता हो सकता है, एक स्टूडेंट की लाइफ का एवरेस्ट IAS बनना, डॉक्टर बनना हो सकता है। यहाँ पे एवरेस्ट एक माइलस्टोन है कि सर्वोच्चता का, सर्वश्रेष्ठता का, कि आप जो भी काम करें उसको इतना बढ़िया कर दें कि उसमें आपसे बेहतर कोई ना हो। जैसा कि आपने बताया कि आप पहले असफल हुई, फिर दूसरी बार प्रयास करना और उसमें सफलता, उसके विषय में थोड़ा सा बताएंगे। इसको कई बार आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम देख लेते हैं कि जब आप कई बार फेल होते हैं ना तो मतलब मानते हैं कि आप भगवान के ज़्यादा प्रिय हैं, भगवान इसलिए आपको 2 डंडे ज़्यादा मार के आपको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है। अच्छा, चूँकि ब्लड ग्रुप भी B पॉजिटिव है तो हमेशा पॉजिटिव रहने की आदत है। बट येस, अगर आप कभी फेल होते हैं या आपके मन मुताबिक रिज़ल्ट नहीं आता है तो उससे बहुत हतोत्साहित होने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज के यंगस्टर्स को हम देखते हैं कि 10वीं में, 12वीं में या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में रिज़ल्ट ख़राब होता है
डिप्रेशन में चले जाते हैं, कोई ऐसी अनैतिक गतिविधियों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, दे डू सुसाइडल्स, ड्रग अब्यूज़ के बहुत केसेस हैं। क्या ज़रूरत है, एक एग्ज़ाम में फेल हुआ है, एक छोटे से एग्ज़ाम के चक्कर में आप अपने जीवन के एग्ज़ाम को मत ख़त्म करिए, अपने जीवन के एग्ज़ाम में मत फेल होइए। लाइफ बहुत बड़ी है, जैसे रोज़ सूरज डूबता है फिर अगले दिन फिर सूरज उगता है, ऐसा ही जीवन है। क्या हुआ अगर आज सूर्यास्त हो गया, तो ये मत भूलिए कल फिर सूरज उगेगा, और कल वाला जो सूरज होगा वो आपका होगा। 2015 में मैं गया, 25 लाख रुपए मेरे ख़त्म हो गए, हर तरफ हतोत्साहित वाला माहौल था, डिप्रेशन नहीं कहूँगा, टेंशन में सब लोग थे, परेशान थे कि अब क्या होगा, 25 लाख भी चले गए, एवरेस्ट चढ़ने का सपना चला गया, कुछ नहीं है हमारे पास, दोबारा कोई 25 लाख भी नहीं देगा, क्या करेंगे। लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ चाह वहाँ राह। जीवन पे एक सिद्धांत जो मैं अपने ऊपर लागू करता हूँ, जो मैं हर किसी को बोलता हूँ कि लाइफ में आपको कितना ऊपर उड़ना है, कितनी लंबी छलांग लगानी है, ये केवल एक व्यक्ति को तय करने दीजिएगा अपने आप को। लाइफ में मुझे कितना ऊपर जाना है ये केवल मैं तय करूँगा, दूसरा व्यक्ति मात्र अंदाज़ा लगा सकता है, केवल आकलन कर सकता है। सही विषय मैं खुद ही अपने आप को टेस्ट कर पाऊँगा, जस्टिफाई कर पाऊँगा। मैंने कोशिश करी 2016 में दोबारा, जब कहीं से सपोर्ट नहीं मिला तो मैंने कुछ अपने दोस्तों से पैसे उधार लिए, मेरा वो घर भी फिर वो गिरवी रखना पड़ा। अच्छा, कई बार मैं इन सब बातों का जिक्र इसलिए नहीं करता, मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि हमें ना अपने कार्यों के आधार पे हमारी पहचान होनी चाहिए, ना कि इस आधार पे कि कोई सहानुभूति के ग्राउंड पे आपको देखे, ओह ऐसा था इसलिए ऐसा कर दिया। नहीं, आपकी पौरुष के आधार पे, आपके कार्यों के आधार पे आपकी पहचान होनी चाहिए। कई बार मैं उसको बड़े लाइट नोट पे कहता हूँ कि मैं सम्मान की अपेक्षा सहानुभूति से नहीं करता, इसीलिए अमूमन मैं अपने बुरे समय का जिक्र नहीं करता। वाह, बहुत बढ़िया, अच्छा बोलते हैं सब, बहुत बढ़िया बोलते हैं। पर इसमें मैंने जो बात रखी कि दोबारा प्रयास किया, फिर से कठिनाइयाँ आई होंगी, मैं जितना समझ पा रही हूँ वहाँ पे मुझे और लोगों से भी पता चला कि वहाँ पे बॉडीज़ पड़ी होती हैं, कोई रेस्क्यू करने भी नहीं जाता। वो सब देखने के बाद क्या आपके मन में ये ख्याल नहीं आया कि अब मुझे भी लौट जाना चाहिए, दिक्कत हो सकती है मुझे भी? सबसे पहले तो बताऊंगा कि ज़िंदगी के हालात ही अच्छे खासे व्यक्तियों को शायर बना देते हैं, तो कहीं ना कहीं दो चार आप अच्छे बातें तो कर ही लेते हैं। बिल्कुल। और एवरेस्ट की जब मैं बात करता हूँ, एवरेस्ट दुनिया के सबसे दुर्गम स्थानों में से एक है, सबसे टफेस्ट स्थानों में से एक है। और हर व्यक्ति के अंदर, ऐसा नहीं है कोई भी व्यक्ति होगा, हर व्यक्ति के अंदर डर का भाव आता है। कई बार भाव आता है, अरे यार गलत फंस गए लगता है, जब आपके चेहरे में पत्थर गिर रहे होते हैं, चोटें लग रही होती हैं, जब आपके आसपास लोग बीमार दिख रहे होते हैं, कई बार तो ऐसा बॉडीज़ भी आपको देखने को मिलती हैं, तो लगता है कहीं गलत डिसीजन तो नहीं है। लेकिन मैं बताता हूँ कि हमारे माउंटेनियरिंग का एक कोर रूल है, हमें दो चीज़ सिखाई जाती है माउंटेनियरिंग में, एलिमिनेशन ऑफ फियर एंड विलिंगनेस टू लिव। आपको हमेशा जीवन में अपने अंदर के डर को भगाना है और हर पल आपके अंदर जीने की चाहत होनी है। तो जब आप अपने अंदर के डर को भगा दोगे, जब आपके अंदर जीने की चाहत होगी, तो केवल एक ध्येय, एक लक्ष्य आपको दिखेगा, एवरेस्ट का शिखर। फिर आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि बड़ी बड़ी दरारें हैं पहाड़ के बीच में, जिसे हम क्रेवासेस कहते हैं, एवलांच आ रहा है, किसी की लाशें पड़ी हैं, फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये मानव स्वभाव है, थोड़ा डर लगना, थोड़ा मन में डाउटफुल सिचुएशन आना, ये सबके साथ होती है। कई बार मेरे साथ लौटते समय हुआ था, जब मैं एवरेस्ट टॉप से लौट रहा था तो मेरा जो शेरपा था जो साथ में था वो बहुत आगे भाग गया, और बीच में एक बड़ा तब गैप था माउंटेन में, मुझे समझ नहीं आ रहा था कैसे पार करना है, और कोई आसपास दिख नहीं रहा था मुझे। तो ऐसे पॉइंट में आपको बहुत काम कूल होकर सोचना है। मैं 2-5 मिनट बैठा रहा, पहले सोचा, दिमाग लगाया कैसे यहाँ से उतरना है, मुझे रास्ता नहीं दिखा। तो माउंटेन में एक बड़ा अच्छा टेक्निक होता है जिसे हम आई क्लाइंबिंग कहते हैं, कि पहले आप आँखों से देख के चढ़िए, फिर आप चढ़िए, आँखों से पहले आप रास्ता बनाइए, फिर आप जाइए। तो इस बीच कुछ माउंटेनियर्स मेरे पीछे आए, उनके साथ पूरी टीम थी, वो जिस रास्ते को ऐसा जिग जैग करके वो गए, फिर मैंने उनका रास्ते को स्टडी किया, फिर मैं उस तरीके से निकला। तो उस पल बिल्कुल डर था, क्योंकि ऑक्सीजन भी मेरी ख़त्म हो रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बॉडी एग्जॉस्ट थी। तो ऐसा कई बार होता है कि आपको डर लगता है, परेशान होते हैं, चिड़चिड़ाहट होती है, होम सिकनेस होती है, मगर इस सब के बीच कहते हैं ना कि जब तक चढ़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आपको वो एटीट्यूड अपने अंदर रखना है कि हाँ, गिव अप नहीं करना है। और ये जीवन में हर किसी के लिए लागू होता है, हर परिस्थिति में लागू होता है, क्योंकि व्यक्तियों को आर्थिक समस्याएं होती हैं, सामाजिक समस्याएं होती हैं, पारिवारिक समस्याएं होती हैं, मानसिक समस्याएं होती हैं। इन सब का एक ही निराकरण है, आप परिस्थितियों से भागिए मत, उससे लड़िए
और एकदम काम कूल होके रिलैक्स होके लड़िए। और यंगस्टर्स को तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस बात को फॉलो करने के लिए, तभी वो सिचुएशन में लड़के जीतेंगे और आगे लाइफ में सक्सेसफुल बनेंगे। स्टार्टिंग का स्टेज क्या था जब आपने स्टार्ट किया सेकेंड टाइम, और कितने दिनों में आपने उसे पूरा किया? जब आप माउंट एवरेस्ट पे खड़े होके जनगण मन जैसा गान जो अपना है राष्ट्रगान उसे गा रहे हैं, उस भाव को भी थोड़ा सा बताएं, और चढ़ने में कितनी कठिनाइयाँ आई आपको उसे भी थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। औसतन हर क्लाइंबर को 2 से ढाई महीने का समय एवरेस्ट चढ़ने में लगता है, जिसे हम पूरा एक्लेमेटाइजेशन पीरियड कहते हैं। एक्लेमेटाइजेशन मतलब वातावरण के अनुकूल अपनी बॉडी को ढालना। वहाँ पे एक बड़ा सा ग्लेशियर पड़ता है जिसे हम खुम्बू ग्लेशियर कहते हैं। आप पकड़िए कि 2-5 किलोमीटर के एरिया का पूरा वो ग्लेशियर है, और वो ग्लेशियर को पॉपकॉर्न ग्लेशियर कहते हैं। अभी आपने कहीं पॉपकॉर्न बनते देखा ना, कैसे आप जब पतीले में डालते हैं तो उचकते रहते हैं। हाँ। तो ऐसे ही बड़े बड़े आइस के पीसेस हिलते डुलते रहते हैं, आपको उनसे बचते हुए आगे जाना है। बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ लगानी होती हैं हमें, कई बार दरारें होती हैं पहाड़ के बीच में, उन दरारों को पार करना है केयरफुली। इस तरीके से जब आप चढ़ते हुए पूरा समय तय करते हैं। अच्छा, अब औसतन एक क्लाइंबर 30 किलो का वज़न उठाता है, जिसमें आपका रसद रहता है, खान पान का सामान रहता है, मेडिकल रहता है, इक्विपमेंट रहता है, टेंट रहता है, या शॉर्ट शब्दों में कहूँ हम लोग अपने यहाँ के लोकल बोलचाल में कहते हैं टोपी और बंदूक, मुर्गी और संदूक। हर सामान आपके साथ होता है जी। तो उस तरीके से आप पूरा अपना सामान लेके ऊपर जाते हैं, फिर ऊपर से और सामान ऊपर लेके जाते हैं। तो वो पूरा 2-2.5 महीने का जो समय होता है, ये एकदम टफ़ टाइम होता है, लाइफ के एक्सट्रीम टफेस्ट सिचुएशंस में से एक होता है। मगर हाँ, अगर आपका ध्येय क्लियर है, आपका टारगेट क्लियर है। 2015 में मुझे भूकंप आया, मैं चढ़ नहीं पाया। तो जब मैं यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस ग्राउंड में सतना में ही करता था, तो हमेशा एक बात सोचता था कि पांडे जी, मन से तो तुमने चढ़ लिया है, औपचारिकता पूरी करनी है, वो अगले साल जाके कर लेंगे। ये मन में विश्वास था कि अब तो चढ़ तो लिया है, क्योंकि जो भूकंप आया वो मेरी व्यक्तिगत कमी नहीं थी, वो प्राकृतिक आपदा थी। तो कोई बात नहीं। तो उस तरीके से मैंने अपने मन को मोटिवेट किया। 2016 के लिए जब मैं तैयारी कर रहा था, तो उस दौरान मैंने होमवर्क करते हुए पाया कि चूँकि परिस्थितियाँ इतनी विषम हैं एवरेस्ट शिखर में, इसलिए लोग जाते हैं, मास्क हटाते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं और वापस नीचे आ जाते हैं। तो मैंने देखा वहाँ किसी भी देश का राष्ट्रगान गुंजायमान नहीं हुआ है। तो मैंने उसकी पूरी तैयारी करी, योगाभ्यास किया, और 21 मई 2016 की सुबह 6:30 बजे, बुद्ध पूर्णिमा का पावन दिन था, मुझे सौभाग्य मिला कि मैंने धरती के सबसे ऊंचे पर्वत पे, दुनिया के शिखर पे अपने देश का राष्ट्रगान गाया, और 125 करोड़ देशवासियों को ये संदेश दिया कि इस पूरी दुनिया में हमसे बेहतर कोई नहीं है। और हम गाना गाते हैं ना, सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नज़र ना हम पे डालो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। और बाद में उसे वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबमिट किया गया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि सर राष्ट्रगान माउंट एवरेस्ट पर खड़े होकर गा रहे हैं, और ये मुझे लगता है अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तो है ही, साथ ही हम देशवासियों के लिए बड़ा गर्व का विषय भी है कि इस लेवल का आपने हमारा मान रखा, हमारे देश का मान रखा। पर आपने अभी एक लाइन यूज़ की सर कि आप सतना में भी तैयारी करते थे। सतना में तैयारी कैसे संभव थी? मैं हमेशा कहता हूँ कि जहाँ चाह वहाँ राह। आप करना चाहेंगे, आपको कोई कहीं नहीं रोक सकता। सतना से न जाने मैं कितने लोगों को मैं जानता हूँ जो अलग अलग क्षेत्रों में बहुत अच्छा कर रहे हैं। जैसे हम अवनी की बात करें, देश की पहली फाइटर पायलट बनी है। हम ओमी पांडे क्या बोल सकते हैं, इसरो में साइंटिस्ट हैं, सतना के रहने वाले हैं। एक आशीष शर्मा है जो फेसबुक की सेंट्रल टीम में यूएस में है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सतना से निकल के इंटरनेशनल लेवल पे अपना नाम, अपने शहर का नाम पहुंचा रहे हैं। एंड्योरेंस की प्रैक्टिस उस तरीके से मैं सतना में करता था। मेरा हमेशा से एक ये प्रयास रहता था कि हम जहाँ पे रह रहे हैं, भले हमारे पास रिसोर्सेज कम हैं, लेकिन हम उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं। रनिंग करने के लिए हम सबके लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है रनिंग। 90 अच्छा, माउंट एवरेस्ट चढ़ने वालों की सबसे बेस्ट एक्सरसाइज हुई रनिंग। रनिंग हर किसी के लिए बहुत अच्छी है। 90 रुपये से जूते मिलने शुरू हो जाते हैं मैडम। जी, आपके पास कोई बहाना नहीं है कि आपको एक बड़ा सा महंगा जिम जाना है, कहीं जाना है। 90 रुपये 100 रुपये के जूते खरीदिए, पाँव में डालिए और कहीं पे भी दौड़ जाइए। आपके आजीवन स्वस्थ रहने का, फिट रहने का सबसे बढ़िया आइडिया, सबसे सस्ता आइडिया है। और वो रनिंग जब हम माउंटेनियरिंग की प्रैक्टिस करते थे तो सतना में मैं रोज़ाना 10 किलोमीटर रनिंग, फिर 40 से 50 किलोमीटर साइकिलिंग, फिर 3-4 घंटे 30 किलो का बैग टांग के रखना, और उसके बाद में शाम को योगाभ्यास करना। ये डेली रूटीन था। तो मतलब 7 से 8 घंटे रोज़ाना प्रैक्टिस करना एक शेड्यूलिंग का पार्ट था, और बाकी समय फिर माउंटेनियरिंग के बारे में, एवरेस्ट के बारे में पढ़ना।
इस तरीके से मेरी पूरी तैयारी सतना में हुई। और यकीनन अभी सतना से जैसे आप देखिए बहुत सारे ऐसे नाम हैं, जब आप ढूंढने जाएंगे हो सकता है शायद 2 मिनट में ना बोल पाऊँ। जैसे अर्चना कुशवाहा हैं हमारे यहाँ की छोटी बहन एक, उन्हें NSS में राष्ट्रपति पुरस्कार मिला। और मतलब ये अपने आप में बड़ा गर्व का विषय है कि अगर आप में चाहत है ना कुछ करने की, तो यकीन मानिए आप कर सकते हैं। कुछ दिन पूर्व यूथ महापंचायत का कार्यक्रम भोपाल में हुआ था, वहाँ भी मैंने बोला कि ये जो बड़े शहर हैं ना, ये बड़े शहरों को बड़ा बनाते हैं हम जैसे छोटे शहर वाले। हम छोटे शहर वाले ही हैं, हमारे सपने ही हैं, जो सपने लेके हम इंदौर जाते हैं, भोपाल जाते हैं, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, लंदन, अमेरिका जाते हैं और उन बड़े शहरों को बड़ा बनाते हैं। और शायद इसीलिए आज दुनिया की एक से एक बड़ी कंपनी में सुंदर पिचई से लेके इंदिरा नूई से लेके एक से एक इंडियंस बैठे हुए हैं जो कि रूल कर रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं, जो बता रहे हैं कि वी आर द बेस्ट। बस हाँ, हमें मौका मिलना चाहिए और सबसे बड़ी बात है हमारे घर वालों को हम पे भरोसा होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यही होती है कि हमारे घर वाले हम पर भरोसा रखें, तभी तो हम दुनिया फतह कर सकते हैं। महिलाओं की बात सर आपने थोड़ा सा की कि राष्ट्रपति पुरस्कार पाने वाली बच्ची भी हमारे सतना से ही है। महिलाओं का कितना रोल है पर्वतारोहण में? कितनी महिलाएं हैं या उनके घर वाले कितना सपोर्ट करते हैं पर्वतारोही बनने के लिए? अगर मैं इंटरनेशनल लेवल पे देखूं तो इसमें बिल्कुल कहना गलत नहीं हुआ कि आज महिलाओं ने पुरुषों के थोड़े से छक्के छुड़ाए हुए हैं। इक्वल कंपटीशन चल रहा है। हाँ, हम बात करें हमारे लोकल स्तर पे या हम बात करें अपने प्रदेश के स्तर में, तो अब धीमे धीमे जागरूकता आ रही है। और मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी बात है, ना केवल महिलाएं बल्कि पुरुष, बल्कि हर वो बच्चा जो माउंटेनियरिंग में अपना करियर बनाना चाहता है, उसके लिए बड़ी अच्छी बात यह है कि यदि कोई व्यक्ति माउंट एवरेस्ट जाने का सपना दिखता है या जाना चाहता है, तो अब मध्य प्रदेश शासन का ये नियम है कि 15 लाख रुपए तक का अनुदान मध्य प्रदेश सरकार उस बच्चे को देगी। दूसरा, यदि आप सफलतापूर्वक एवरेस्ट चढ़ जाते हैं तो आपको मध्य प्रदेश का जो सर्वोच्च पुरस्कार है, विक्रम पुरस्कार, जिसमें आपको सरकारी नौकरी भी मिलती है, कुछ आर्थिक सहयोग भी मिलता है, वो आपको मिलेगा। और एक तरीके से जो हमारे पेरेंट्स करियर सेफ्टी, करियर सिक्योरिटी को लेकर परेशान रहते हैं, तो वो भी आपको बड़ा प्लस पॉइंट है आप सभी के लिए। सर, विक्रम पुरस्कार की बात की आपने। मध्य प्रदेश से साहसिक कार्य में विक्रम पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति आप हैं। ये भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इस विषय पर थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या कैसी प्रोसेस थी, कितना स्ट्रगल करने के बाद ये सब आया, और फिर अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इस विषय में भी थोड़ा सा दर्शकों को बताएं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि मध्य प्रदेश में पर्वतारोहण की जब आधिकारिक नींव रखी गई तो उसमें मेरा कंट्रीब्यूशन था डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स के ऑफिशियल्स के साथ में मिलके। एज ए एथलीट के तौर पे मैं ही था जो उसमें सब इनपुट अपने तरफ से दे रहा था। इसीलिए शायद 2015 में मुझे मध्य प्रदेश का प्रथम आधिकारिक पर्वतारोही घोषित करके एवरेस्ट भेजा गया। लेकिन बात होती है मात्र एवरेस्ट तक नहीं, क्योंकि जब हम एवरेस्ट चढ़ गए, एवरेस्ट चढ़ के जिस दिन हम नीचे उतरे 2016 में, तो हमारे वहाँ जो कंपनी वाले मैनेजर थे उन्होंने हंसते हुए थोड़ा व्यंग मारा कि पांडे जी अब तो एवरेस्ट हो गया है, अब तो एवर रेस्ट होगा। तो मैंने बोला एवर रेस्ट होगा या काम होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। तो मेरे दिमाग में था कि हम इसे आधिकारिक चैनल पे लेके आएँ, और उसके लिए निरंतर 2014 से लेके अभी तक जो प्रयास किए जा रहे थे उसमें यही भाव था कि किस तरीके से हम एडवेंचर स्पोर्ट्स को मेन लीग में लेके आएँ, ताकि हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं वो प्रोत्साहित होकर साहसिक खेलों में अपना करियर बना सकें। मध्य प्रदेश में एडवेंचर स्पोर्ट्स को स्टार्टिंग लेवल पे प्लेटफॉर्म देने में श्री इकबाल सिंह बेंस का बहुत अहम योगदान है। और उसके बाद विक्रम पुरस्कार जो गैजेट में होके मध्य प्रदेश में हर वर्ष 10 लोगों को विक्रम पुरस्कार दिया जाता था, जो अब बढ़ के 12 हो गया है। इसमें 12 लोगों के होने में इसमें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव श्री सुधीर रंजन मोहंती, हमारे खेल विभाग की प्रमुख सचिव महोदया दीप्ति गौड़ मुखर्जी और डॉक्टर SL थाउसेन, ये वो लोग हैं जिनका बहुत अहम योगदान है साहसिक खेलों को मेन लाइन पे लाने के लिए। और इन लोगों के बदौलत आज मध्य प्रदेश का हर बच्चा सपना देख सकता है पहाड़ चढ़ने का। हर बच्चा सपना देख सकता है कि मैं पहाड़ चढ़ के अपना करियर सेव कर सकता हूँ, अपना करियर सुरक्षित कर सकता हूँ। इस तरीके से एक लंबा समय, लगभग 9 साल का समय लग गया माउंटेनियरिंग को मेन लीग में लाने में। अभी रिसेंट ही हमारे सतना से ही दूसरा व्यक्ति आशीष ने एवरेस्ट क्लाइंब किया, और उनके शुरुआती दिनों से ही हमारा बड़ा अच्छा इंफॉर्मेशन शेयरिंग केयरिंग रही है। तो एक बात हम जो देखते हैं कि अब बहुत इजी हो गई हैं चीज़ें, आपके अंदर बस वो चाहत होनी है, वो आग होनी है, वो स्पार्क होनी है। और यकीन मानिए अगर जिस दिन आपका वो स्पार्क ज्वालामुखी बन के फटेगा, उस दिन पूरी दुनिया बस आपका नाम ही लेगी।
बिल्कुल। सर, आपने बताया कि सरकार के द्वारा सहायता भी प्रदान की जाती है 15 लाख रुपए की। वो सहायता अगर कोई युवा जो हमें देख रहा है वो लेना चाहे तो क्या वो एवरेस्ट चढ़ने के बाद मिलती है या पहले ही हम डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू ले सकते हैं? सबसे पहले तो जैसा मैंने बोला कि आप किसी ना किसी एक माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट से बेसिक एडवांस ये कोर्सेज करें और कम से कम 2 पर्वत जो 20,000 फीट से ऊंचे हैं, ऐसे 2 पर्वत कम से कम चढ़ें। उसके बाद अपना प्रस्ताव मध्य प्रदेश सरकार के खेल विभाग के समक्ष रखें और वो आपके पेपर को देख के वो आपको स्क्रूटनी करके, क्योंकि पूरे प्रदेश से बहुत सारे आवेदन आएंगे और यदि आप एलिजिबल हैं तो आपके उसको शॉर्टलिस्ट करके आपको 7 लाख रुपए जो आपकी वहाँ पे परमिट फ़ीस है नेपाल में, वो परमिट फ़ीस सरकार आपको पहले दे देगी और सफल आरोहण करके आने के बाद जो बचे हुए 8 लाख रुपए हैं वो आपको तब मिल जाएंगे। ये इसका पूरा प्रक्रिया है ऐसा। और खर्चे लगभग लग जाते हैं 30 लाख रुपए, 25 लाख रुपए के आसपास खर्चे हैं। और देखिए, हम हमेशा बोलते हैं, कहावत है एक और कि साल भर का मैल एक इतवार साफ़ नहीं हुआ करे। कहावत है कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। एक बड़े जब हम बड़ा विजन लेके चलते हैं, जब एक हम बड़ी इमारत बनाने जाते हैं तो कभी भी एक दिन में इमारत नहीं बनता। पहले नींव आप रखते हैं, फिर एक पत्थर रखते हैं, एक एक पत्थर रख के एक कमरा बनाते हैं, फिर धीमे धीमे एक बिल्डिंग बनाते हैं, फिर अंदर उसका टाइलिंग इंटीरियर का काम करते हैं। उसी तरीके से मुझे पूर्ण भरोसा है कि आने वाले समय में साहसिक खेलों में ये जो नींव के पत्थर रखे गए हैं, ये जो बिल्डिंग बना के अभी तैयार कर दी गई है, इसके अंदर का जो इंटीरियर वर्क है वो सब आने वाले समय में और होगा। और नो डाउट ये जो पैसे की राशि है ये भी बढ़ेगी ताकि बच्चों को बचे हुए 10 लाख के लिए यहाँ वहाँ भटकना ना पड़े। अगर कोई ट्रेनिंग लेना चाहे तो टॉप 5 to 6 इंस्टीट्यूट होंगे जो ये सुविधा प्रदान करते हैं, उनमें से 2-3 नाम आप बता सकते हैं अगर? चूँकि हमेशा कहते हैं ना, जहाँ से आप पढ़े हैं हमेशा आपकी जिम्मेदारी बनती है। हाँ। और ये धर्म है मेरा। तो सबसे पहला इंस्टीट्यूट है अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण संस्थान मनाली। ये इंडिया के सर्वश्रेष्ठ माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट में से एक है। दूसरा नेहरू इंस्टीट्यूट उत्तरकाशी में है, ये भी टॉप इंस्टीट्यूट्स में से एक है। तीसरा हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग। ये 3 बहुत प्रमुख इंस्टीट्यूट्स हैं। इसके अलावा भी और कई इंस्टीट्यूट्स हैं। जिम पहलगाम है, जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग पहलगाम में है, आजकल अरुणाचल में भी है। तो ऐसे करके 4-5 इंस्टीट्यूट्स हैं और हालांकि इनका जिक्र मैंने अपनी वेबसाइट में भी किया है। कई बार लोगों की क्वेरी आती है कि मुझे एवरेस्ट चढ़ना है, मैं क्या करूं? तो मैंने पूरी जानकारी अपने ratneshpandey.com जो मेरी वेबसाइट है उसमें मैंने डाला हुआ है। तो किसी को लगता है तो जानकारी वहाँ से भी कलेक्ट कर सकते हैं। और ये हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय होगा यदि मेरे शहर से और ऐसे बच्चे आगे बढ़ें और अगर 5 लोग 10 लोग आगे बढ़ के सतना का नाम रोशन करें, विंध्य का नाम रोशन करें, मध्य प्रदेश का नाम रोशन करें, तो ये हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय होगा। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि अगर आपको पर्वतारोहण से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए है तो ratneshpandey.com पर जाकर आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। और सर सतना से ही हैं तो आपकी पूरी मदद करेंगे, जिस तरीके से वो कर सकते हैं वो प्रॉपर आपको सहयोग करेंगे। अगर आप जुड़ना चाहें तो सर के साथ ज़रूर जुड़िएगा। सर, मेरा अगला सवाल ये है कि जैसे फिज़िकल बॉडी नीड तो है ही कि हमें थोड़ा बॉडी तो अपनी मेंटेन करनी। बॉडी से मेरा मतलब ये नहीं कि बड़ी ताकतवर बॉडी, आपकी एक नॉर्मल बॉडी कि आप वहाँ सर्वाइव कर सकें। सांसों का बड़ा खेल होता है। मैंने अभी लास्ट इंटरव्यू लिया तो सर ने, आशीष सिंह जी ने बताया था मुझे कि सांसों का बहुत बड़ा रोल है। आप वहाँ पे चढ़कर राष्ट्रगान गाते हैं जहाँ O2 है ही नहीं। वहाँ पे जब O2 था नहीं तो आपने कैसे सर्वाइव किया, या क्या प्रोसेस थी, आपने अपने विल पावर को इतना स्ट्रॉन्ग कैसे किया? हम आजकल ना जो इस मॉडर्न एरा में जहाँ हम वेस्टर्न कल्चर की ओर बहुत ज़्यादा प्रभावित रहते हैं, इन्फ्लुएंस रहते हैं। बहुत पहले परमवीर चक्र योगेंद्र सिंह यादव और संजय कुमार खड़े थे तो मैंने उनसे पूछा, देश के सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त हैं, युद्धकाल के दौरान उन्हें परमवीर चक्र मिला। मैंने पूछा कि दादा ये कैसे हुआ कि इतनी सारी गोलियां आपके शरीर में लग गई फिर भी आप ये भारत माता की जय की रट लगाए हो? या तो हमें एक मच्छर काट देता है तो मम्मी पापा की आवाज़ निकलने लगती है। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली। उन्होंने बोला कि धर्म से भक्ति और भक्ति से शक्ति मिलती है जीवन में आपके कुछ भी कार्य करने के लिए। तो आज के भी परिवेश में अगर मैं बात करूं, जो हम विल पावर की बात करते हैं, जो हम बात करते हैं ऐसी ऑड सिचुएशंस पे जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, जहाँ दिमाग ख़राब हो रहा है कि पता नहीं मैं ज़िंदा जा पाऊँगा नहीं, मेरी ऑक्सीजन बची है कि नहीं, पानी पीने के लिए नहीं है, तो कहीं ना कहीं जब आप आँख बंद करके उस परमपिता परमेश्वर का, अपने ईष्ट का नाम लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक अंदर से एक शक्ति मिलती है, एक ऊर्जा मिलती है। इसलिए आज के यंगस्टर्स को तो बहुत ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा समय आप आध्यात्मिक दें, थोड़ा समय
प्रभु के दरबार में दे। और पहले मैं कहा करता था जब मैं टॉक शो में जाता था, तो चूँकि मेरे जो आराध्य हैं, ईस्ट हैं, बजरंगबली हैं, तो मैं अपने टॉक शो में जनरली बोलता था कि मैं एवरेस्ट गया, मैं वहाँ बजरंगबली को लेके गया, वहाँ मैंने उनकी पूजा करी। तो एक दिन रात में सपना आया कि एक बात बताओ, तुम हमें लेके गए कि हम तुम्हें लेके गए? तो उसके बाद से मैंने अपने शब्दों को सही किया। मैंने बोला कि हाँ, बजरंगबली आप ही लेके गए। तो कई बार आप भगवान के साथ जब आप विनोद करते हैं, आप आत्ममंथन चिंतन करते हैं, उनके मनोभाव में बात करते हैं, तो ये आपको बहुत शक्ति देता है। ये ऐसी अप्रत्यक्ष शक्ति जो दिखती नहीं है, ये प्राणवायु के जैसे है। आप हम इस केबिन पे बैठे हैं, यहाँ ऑक्सीजन कितनी है आप काउंट नहीं कर सकते। आप 2 मिनट के लिए अपना मुंह और अपनी नाक बंद करिए, आपको एहसास हो जाएगा कि कितनी प्राणवायु है। तो अच्छे लोग, अच्छे भाव, ये इसी प्राणवायु के जैसे हैं। तो इसीलिए हमेशा हम जब भी ऐसे किसी ऑड सिचुएशंस में फंसें, हमेशा अपने पेरेंट्स को याद करें, अपने परमात्मा को याद करें। ज़रूर आपको 100% वो सेफ गार्ड करके पुल करके वहाँ से लेके आएंगे। तो क्या आपने उसकी प्रैक्टिस भी की थी पहले? आपके दिमाग में तो चढ़ने से पहले था ये कि मुझे वहाँ जाकर राष्ट्रगान गाना है? इसीलिए जैसे मैंने आपको बताया, जो मैं योगा अभ्यास करता था, हाँ। मतलब डेली 1-2 घंटे मैं ब्रीदिंग के लिए स्पेशल वर्किंग करता था। क्योंकि जब आप हाई एल्टीट्यूड में होते हैं और जब आप ज़्यादा एल्टीट्यूड में होते हैं, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी कम है, ऑक्सीजन कम है वहाँ, तो आपको ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। शेरपा जो होता है उसको बड़ा सपोर्ट मिलता है इस मामले में, क्योंकि शेरपा जो कम्युनिटी है वो मोस्टली पहाड़ों में ही रहती है। तो पहाड़ों में रहने के कारण उनके लंग्स का साइज़ भी बड़ा होता है और एट द सेम टाइम वातावरण के अनुकूल बड़ी आसानी से ढल भी जाते हैं। हाँ। तो एक बार एक शेरपा ने बोला कि आप कैसे करेंगे वहाँ जाके, जनगण मन कैसे गाएंगे, क्या करेंगे? तो हम लोग तो फिर भी चल जाएगा, आपका नहीं चलेगा। तो मैंने उसे एकदम लाइट नोट पे बोला कि आप शेरपाओं के लंग्स बड़े होते हैं, हम भारतीयों के दिल बड़े होते हैं। तो हम ये भाव है राष्ट्र प्रेम का, ये भाव है मातृभूमि के प्रति सम्मान का, तो बिल्कुल करेंगे। और उसके लिए जब मैंने पूरा योगाभ्यास किया, ट्रेनिंग किया, कई बार कई मिनट पानी के अंदर चेहरा डाल के कोशिश करते थे कि कितनी लंबी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकें, तो उससे आपकी लंग की कैपेसिटी बढ़ती है। और उसके बाद फिर जब मैंने फाइनली एवरेस्ट के टॉप में था, तो वो जो भाव होता है जब आप दुनिया में सर्वोच्च पॉइंट पे बैठे हैं, पूरी दुनिया आपसे नीचे है, पूरी दुनिया आपको अर्धचंद्राकार आकार में दिख रही है, तो एक पल के लिए आंखों में आंसू आ जाते हैं। थोड़ा सा आंसू आ गए थे कि वाह यार पांडे जी, कर लिया तुमने। तो पुरानी बातें 1 सेकंड में पूरी याद आ गई कि कितनी परेशानियां हुई थी और आज यहाँ बैठे हैं। फिर जस्ट अगले पल याद आया कि हम करने क्या आए हैं, और फिर तुरंत मैंने अपना कैमरा निकाला। उसके बाद मैंने अपने देश का राष्ट्रगान गाया। तो वो अपने आप में एक ऐसा क्षण है जो कि कभी नहीं भूला जा सकता। और अभी कुछ दिन पूर्व केंद्रीय मंत्री जी से मिला था, अनुराग ठाकुर जी से, उस दौरान ये बात हुई कि जब उनको पूरा बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसा ऐसा हुआ था, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली कि जब एक क्रिकेटर सेंचुरी लगाता है ये उसकी व्यक्तिगत उपलब्धि होती है, मगर जब एक क्रिकेटर इंडिया को जिताता है ना, तो ये पूरे देश की उपलब्धि होती है। आपने एवरेस्ट चढ़ा, ये आपकी व्यक्तिगत उपलब्धि है, लेकिन जब मैं आपका ये वीडियो देख रहा हूँ, जब आप वहाँ पे नेशनल एंथम गा रहे हैं, तो मैं यकीनन कह सकता हूँ कि ये हम 150 करोड़ देशवासियों की उपलब्धि है। तो कहीं ना कहीं ऐसे वर्ड्स जब आपको आपके डिपार्टमेंट के हेड से मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं एक मोराल आपका और बूस्टअप हो जाता है, आप 2-4 पहाड़ और चढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और बहरहाल ज़िंदगी में इतनी समस्याएं हैं, इतनी परेशानी है अलग अलग क्षेत्रों में, तो नित आप नए पहाड़ चढ़ते हैं, बस गिव अप वाला एटीट्यूड नहीं रखना। हाँ, पहाड़ तो हम हर दिन ही चढ़ते हैं। अभी अगला प्रयास है पहाड़ चढ़ने का? अब पहाड़ का बस प्रारूप बदल गया है। अभी जैसे इस समय हम लोग सतना में होते हुए स्वच्छता को लेके बहुत टारगेट कर रहे हैं। अभी सतना स्मार्ट सिटी और स्वच्छ भारत अभियान दोनों का, जैसा कि मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ, तो इसके तहत टारगेट ये है कि हम कैसे स्वच्छता में अपने शहर के रैंकिंग को ऊपर लेके आएँ। तो मैंने आपको पहले बोला था ना कि ये भी अपने क्षेत्र का एक पहाड़ है। यदि हम ये व्यवहारिक बदलाव करके, यदि हम सब मिलके, यदि सतनावासी ये प्रयास करें कि हम स्वच्छता में अपने शहर के रैंकिंग ऊपर लेके आएंगे, बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। हम मानते हैं कि हमारे यहाँ 10 दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन हम हमेशा प्रॉब्लम्स को ना देखते हुए सॉल्यूशंस की ओर यदि देखें, तो बेशक मुझे लगता है कि इस बार का जो एवरेस्ट चढ़ना है, इस बार का जो पहाड़ चढ़ना है, ये अकेले रत्नेश पांडे नहीं चढ़ेगा, ये मेरे साथ ऋचा जी आप चढ़ेंगी, आपकी पूरी टीम चढ़ेगी, हमारा पूरा शहर चढ़ेगा, और हम ये एवरेस्ट चढ़ के इस बार स्वच्छता का जो एवरेस्ट है उसमें सतना की रैंकिंग ऊपर लेके आएंगे। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि सर सतना स्मार्ट सिटी और स्वच्छ भारत अभियान दोनों के ही ब्रांड एम्बेसडर हैं, और ये पहली बार है जब कोई ब्रांड एम्बेसडर है सर, जितना मैं समझ पा रही हूँ। हालांकि मैं इसमें बताना चाहूँगा कि 2016 में जब मैं एवरेस्ट चढ़ के आया था जी, तब सतना की तत्कालीन महापौर श्रीमती ममता पांडे जी, उन्होंने मुझे सतना स्मार्ट सिटी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था जी।
इसके साथ अभी माननीय महापौर योगेश ताम्रकार जी इन्होंने स्वच्छ भारत अभियान का भी ब्रांड एम्बेसडर मुझे नियुक्त किया है। मेरे अलावा 3 और साथी हैं। जैसे हम बात करते हैं, जैसे कराटे के क्षेत्र में अमुज सिंह, NSS से अर्चना कुशवाहा, और बहुत छोटी सी ये गुड़िया है, योगाचार्य है, कृपा मिश्रा। तो ऐसे 4 लोगों को इन्होंने यहाँ ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो कोशिश ये है कि हम समाज में एक सकारात्मक संदेश दें, वो बिहेवियरल चेंज कराएं। वो व्यवहारिक बदलाव जब तक नहीं आएगा तब तक हम कभी उम्मीद नहीं कर सकते कि 3.5 लाख की आबादी के शहर को 600 साढ़े 600 कर्मचारी साफ़ कर पाएँ। हम गंदा ना करें, ये महत्वपूर्ण है। वो साफ़ नहीं कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। हम गंदा नहीं करेंगे तो जितना कम से कम होगा उन पे बर्डन आएगा, और वो 600 साढ़े 600 लोग हमारे पूरे शहर को स्वच्छ कर पाएंगे, और सतना स्वच्छता में नंबर 1 आएगा। मैं अपने दर्शकों से एक बात कहना चाहूँगी कि जब तक हम अपनी जिम्मेदारी अपने सतना के लिए नहीं लेंगे तब तक आगे बढ़ने या सतना के स्वच्छ होने की उम्मीद हम नहीं कर सकते। जब हम खुद ही साफ़ नहीं रखते तो हम दूसरों से क्या उम्मीद रखेंगे कि वो साफ़ रखें। ज़रूरी है कि आप सभी अपनी जिम्मेदारी समझें और सतना को स्वच्छ और स्वस्थ भी रखें। क्योंकि सर एक चीज़ मैं और समझ पाती हूँ, सतना में आज का समय ऐसा है जब नशा बहुत तेज़ी से फैल रहा है। युवा इसमें इतना ज़्यादा अंदर जा चुका है, इतना नशा कर रहा है। वो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, आप या हम अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाएं? नहीं, इंग्लिश में कहावत है, एम्प्टी माइंड इज़ डेविल्स वर्कशॉप। खाली दिमाग शैतान का। जब अपना के पास कुछ काम ना हुई कि बस इंस्टाग्राम के रील ढरका ले का है, यूट्यूब के शॉर्ट्स ढरकाना है, तो जब मेरे 6 घंटे 8 घंटे ये अंबानी जी की कंपनी ने क्या बदमाशी में खूब सारा डेटा हमें फ्री में दे दिया, तो हमारा पूरा समय उसको स्क्रॉल करने में चला जाता है। यकीन मानिए दोस्तों, मैं सबको एक बात कहता हूँ, दूसरे की फिल्में मत देखिए, अपनी खुद की फिल्म बनाइए। जब तक आप अपना पूरा समय उसमें वेस्ट करेंगे तो दूसरे के जीवन में जब आप देखते हैं, अरे यार ये तो BMW में चल रहा है, ये तो स्कॉर्पियो में चल रहा है, तो महंगा कुर्ता पहना है, इसने तो ये किया है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा मन में हमारे निराशा का भाव जागते हैं। हाँ। वो निगेटिविटी धीमे धीमे डिप्रेशन का रूप लेती है, एंग्जाइटी का रूप लेती है, और एक दिन ऐसी हो जाती है कि हम नशे की लत में चले जाते हैं, हम नशा करने लगते हैं। नशा किया, थोड़ी देर का आराम मिल गया, पूरी दुनिया ओम शांति, ऐसा नहीं होता है। आप समझें कि अगर आप लाइफ में अच्छा करना चाहते हैं, बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जिनको मैं आजकल देखता हूँ कि वो अपना समय मोस्टली टाइम जो है वो कॉफ़ी शॉप्स में या चाय के टपरों में निकाल देते हैं। हाँ, और आप आजकल सुबह उठ के देखिए कितने लोग दादा सुखेंद्र सिंह स्टेडियम जाते हैं, या कितने लोग धवारी स्टेडियम जाते हैं, कितने लोग पुलिस परेड ग्राउंड जाते हैं। तो मेरे को लगता है जो ये ग्राउंड जाने वाली जो कैटेगरी है, अगर हम अपने आप से संकल्प ले, 21 डे चैलेंज जो यूनिवर्सल चलता है कि 21 दिन तक हम एक काम करेंगे तो हमारा रूटीन हो जाएगा, बिहेवियर हो जाएगा। तो यदि हम ये टारगेट करें कि हम अर्ली मॉर्निंग उठ के रनिंग ना करें, केवल वॉक के लिए जाएँ, तो ये यकीनन सबसे पहले ना केवल हमारा रूटीन बदलेगा, बल्कि जो डिस्ट्रैक्शंस हो रहे हैं जिस कारण से हम अपना समय को प्रॉपर शेड्यूलिंग ना कर पाने के कारण हम नशे की लत में जा रहे हैं, वो हमारा कहीं ना कहीं कट ऑफ होगा। हम अचानक से एक दिन में पूरा बदलाव नहीं कर सकते, लेकिन हाँ धीमे धीमे ज़रूर कर सकते हैं। तो मेरा सभी यंगस्टर से, सभी लोगों से निवेदन है कि आपको लाइफ एक मिली है, मेक इट बेस्ट, आप उसका सर्वश्रेष्ठ दें और अपने लाइफ को सही अच्छे कार्यों के लिए लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना कीमती समय दिया और हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारी दी। मैं पर्सनली बोलूँ तो मैंने बहुत सारी चीज़ें आपसे सीखी और मैं पूरी जिम्मेदारी लेती हूँ सर आज से ही कि मैं अपने सतना को स्वच्छ रखूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद ऋचा जी आपका, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। धन्यवाद दर्शकों, आपने इतना सारा प्यार दिया, सर को सुना, मुझे जाना। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय दिया।